हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपका 10th क्लास अभी स्टार्ट हुआ है और आप सोच रहे हो कि हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे शुरू करें? तो चिंता ना करें, आप बिल्कुल सही जगह पे हो। इस वीडियो में आपको मिलेगा 10th एसएससी हिंदी टेक्स्ट बुक के पहले 11 चैप्टर्स की कंप्लीट समरी, बिल्कुल सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। चाहे आप सिलेबस को समझना चाहते हो या एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लेना चाहते हो, ये वीडियो एक मिनी कैप्सूल जैसा है जो पूरे फर्स्ट टर्म का ओवरव्यू देता है। सिर्फ 30 मिनट्स में आपको मिलेगा हर चैप्टर का बेसिक आइडिया, थीम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो स्मार्ट स्टडी से अपना ईयर स्टार्ट करना चाहते हैं, हिंदी सिलेबस को समझना चाहते हैं, टाइम बचाकर फोकस्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अब स्मार्ट डिसीजन लीजिए, वीडियो पूरा देखिए और अपनी हिंदी सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से। 1. भारत महिमा। भारत महिमा कविता कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक कविता है, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत देश की महिमा का गुणगान किया है। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत भारत के आंगन के समान है, जहां प्रतिदिन सूरज की किरणें अपनी छटा बिखेरते हैं। ऐसा लगता है कि वह इस भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हों। भारत में ही सबसे पहले ज्ञान का उदय हुआ, यानी भारतवासियों ने ही पूरे विश्व में सबसे पहले ज्ञान एवं चेतना का प्रचार किया। विद्या की देवी सरस्वती ने अपने कमल के समान कोमल हाथों से वीणा उठाई और ज्ञान के साथ स्वर वातावरण में गुंजायमान होने लगे। भारत ही एकमात्र देश है जिसने विश्व में कभी भी हथियारों के बल पर दूसरे देशों पर ना ही आक्रमण किया और ना ही उन्हें जीतने का प्रयास किया। दो. लक्ष्मी। प्रस्तुत कहानी की प्रमुख पात्र लक्ष्मी गाय है। हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और उसकी पूजा होती है। ज्ञान सिंह और करामत अली गहरे दोस्त थे। वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। ज्ञान सिंह को नौकरी से अवकाश पाने के बाद कंपनी का घर छोड़ना पड़ा। वह अपनी गाय लक्ष्मी को अपने मित्र करामत अली को सौंप देते हैं और उसका पालन पोषण करने के लिए कहते हैं। करामत अली भी गाय का ठीक से भरण पोषण करने की जिम्मेदारी लेता है। 1 वर्ष तक करामत अली के घर में दूध देने का कार्य लक्ष्मी ने किया। बूढ़ी हो जाने के कारण वह दूध देने में असमर्थ हो जाती है, इसलिए करामत अली का बेटा रहमान उसे बेरहमी से पीटता है। यह बात करामत अली को अच्छी नहीं लगती। उसकी बीवी भी उसे बार बार गाय को बेच देने की बात करती रहती है। वे उस अनुपयोगी गाय को मुफ्त का चारा पानी देने में असमर्थ थे। रहमान गाय को एक व्यक्ति को बेचना चाहता है। करामत अली उस व्यक्ति को पहचान लेता है और गाय को बेचने से मना कर देता है। करामत अली जानता था कि वह आदमी गाय को ले जाकर कसाईखाने में बेच देगा। करामत अली अपने मित्र को दिए वचन से मुकरना नहीं चाहता। वह निर्णय ले लेता है कि भले ही वह सिर्फ एक वक्त का ही खाना खाएगा, लेकिन गाय को खाना जरूर खिलाएगा। अंत में वह गाय को गौशाला में ले जाने का निर्णय लेता है, क्योंकि वह जानता है कि लक्ष्मी वहां पर ठीक से रहेगी। उसका यह निर्णय उसे मानवता की चोटी पर आसीन करता है।
3 वाह रे हमदर्द। वाह रे हमदर्द यह एक हास्य व्यंग्य निबंध है। प्रस्तुत निबंध के द्वारा लेखक ने हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, इसका विनोदपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। साइकिल पर सवार होकर लेखक घर की ओर बढ़ रहे थे। उस वक्त सामने आने वाली कार से वे टकरा गए, जिसके कारण उनकी एक टांग टूट गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेखक के साथ हुई दुर्घटना से उनके संबंधी एवं हमदर्द परेशान हुए और वे एक एक करके अस्पताल में आने लगे। उनके अस्पताल में आने के कारण लेखक को एक से बढ़कर एक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस कारण लेखक का आराम हराम हो गया। मिलने आने वाले बहुत देर तक अस्पताल में आकर बैठने लगे। कई लोग बस औपचारिकता निभाने के लिए मिलने आने लगे। लेखक के मोहल्ले में रहने वाली सोनाबाई अपने चारों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची और उसके चारों बच्चों ने अस्पताल में वो उत्पात मचाया जिससे लेखक कांप गए। लेखक को मिलने आए कवि महोदय अस्पताल में लेखक को अपनी बेतुकी कविता सुनाने लगे, जिससे लेखक परेशान हो गए। इस प्रकार लेखक से अपनी एक टांग टूटने का उतना दुख नहीं हुआ जितना उन्हें अस्पताल में मिलने आने वाले लोगों से हुआ। अंत में थकहार कर लेखक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि उसकी दूसरी टांग तोड़नी हो तो जरूर तोड़ दे, परंतु उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले। चार मन। प्रस्तुत कविता में कुल मिलाकर 13 हाइकू कविताएं हैं। यह कविता एक ही है परंतु उसमें सम्मिलित हाइकू एक दूसरे से अलग अलग हैं। एक की अनुभूति दूसरी से अलग है। ये सारी हाइकू कविताएं कवि के मन की पीड़ा एवं उदास मनस्थिति को दर्शाने का कार्य करती हैं। कवि को एक और घने अंधकार में चमकता प्रकाश दिखाई देता है तो किसी और जीवन या मंझधार में डावाडोल होती प्रतीत होती है। कवि को अपने विषण्ण मन के खिले हुए फूल से भी प्रेरणा मिलती है तो कभी आंसू बहाने के बाद कवि का मन शांत हो जाता है। कवि के मन की पीड़ा कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि वह बादल का रूप धारण करके बरसने लगती है। ऐसा लगता है जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी कवि की तृष्णा अतृप्त ही रही है। पाठ। गोवा जैसा मैंने देखा। गोवा जैसा मैंने देखा यह एक यात्रा वृत्तांत है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने गोवा की जीवन शैली एवं वहां की खूबसूरती का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। गोवा खूबसूरत रेतीले तट, महंगे होटल एवं जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। लेखक अपने परिवार के साथ गोवा घूमने गए थे। लेखक दक्षिण गोवा के बेनालियम रिसोर्ट में ठहरे थे। शाम होते ही वे बेनालियम बीच के समुद्री किनारे पर टहलने के लिए गए। वहां से समुद्र की खूबसूरती देखकर लेखक फूले न समाए। यह बीच रेतीला तथा उथला था। यह बीच मछुआरों की पहली पसंद है। इस बीच पर घूमते घूमते जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही लेखक को समुद्र का स्याह व भयावह चेहरा नजर आया। दूसरे दिन लेखक ने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वे नीले पानी वाले व पथरीले
अंजुना बीच पर पहुंचे। यह बीच बॉलीवुड की पहली पसंद है। घूमते घूमते लेखक कलिंगवुड बीच पर आए। यह गोवा का सबसे लंबा बीच है। वहां पर कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स हैं। गोवा में लेखक को नवरात्रि एवं दशहरा पर्व मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस प्रकार नवरात्रि एवं दशहरा पर्व मनाए जाते हैं, उसी प्रकार गोवा में भी ये पर्व मनाए जाते हैं। पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचेप होने के बावजूद भी गोवा ने अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखा है। गिरिधर नागर। कृष्ण भक्त मीराबाई एक महान कवयित्री थी। उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना था। वे कृष्ण के प्यार में दीवानी थी। कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की थी। उन्होंने कृष्ण को पाने के लिए लोकलज्जा को त्याग कर संतों के पास जाकर बैठना स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से संत संगति एवं भक्तों का साथ ईश्वर प्राप्ति का सबसे सहज एवं सुलभ मार्ग है, यह बताने की कोशिश की है। ईश्वर के बिना व्यक्ति का अपना निजी अस्तित्व नहीं होता, इसलिए व्यक्ति को ईश्वर के नाम का बार बार जप करना चाहिए। मीराबाई को कृष्ण से मिलने की उत्सुकता है। अतः वे फागुन के महीने में आने वाला होली का त्योहार बड़ी ही खुशी के साथ मनाती हैं। वे होली के रंग खेलती हैं। प्रेमरूपी पिचकारी के जरिए वे अपने आराध्य पर रंगों की बौछार करती हैं। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा अपनी भक्ति कृष्ण को समर्पित करती हैं। सात, खुला आकाश। प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। यह लेखक द्वारा अलग अलग दिन लिखे गए लेख के अंश हैं। लेखक अपनी डायरी में लिखते हैं कि व्यक्ति की हृदय की दुनिया बाहरी दुनिया से बड़ी होती है। यदि व्यक्ति चाहे तो वह अपने मन की दुनिया को समृद्ध बना सकता है। आज हमारे शहरों का बहुत ही बुरा हाल है। चारों ओर मकान ही दिखाई देते हैं। कंक्रीट के इस जंगल में पर्यावरण की हानि हो रही है। लेखक के अनुसार सही साहित्य वही होता है जिसे व्यक्ति अपनी दोनों आँखों से देखता है। व्यक्ति को एक जगह पर बैठकर स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। आत्मचिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य के पास मनुष्यता होनी चाहिए। आधुनिक सभ्यता के इस युग में व्यक्ति जानवर बनता हुआ प्रतीत होता है। व्यक्ति को अपने जीवन को खुले ढंग से जीना चाहिए। कई लोग अपने जीवन में चीजों को लुका छिपा कर रखते हैं। ऐसा करना गलत होता है। व्यक्ति को दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। उसे परोपकार करना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता होती है। व्यक्ति को स्वयं बहस, चर्चा, परिचर्चा करनी चाहिए। इससे उसके जीवन में शांति बनी रहती है। आधुनिक सभ्यता के इस युग में व्यक्ति चीजों का गुलाम बन गया है। यह अच्छी बात नहीं है। चीजें व्यक्ति की जरूरतें पूरी करने के लिए होती हैं। यह तथ्य मनुष्य को समझना चाहिए।
8. गजल। प्रस्तुत गजल से कर्म ही पूजा है का भाव स्पष्ट होता है। गजलकार ने व्यक्ति को समझाते हुए कहा है कि उसे सुनहरा शिखर बनने की अपेक्षा नींव को मजबूत बनाने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति को तन की सुंदरता से अधिक कर्म को महत्व देना चाहिए। उसे मील का पत्थर बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। इंसान को इंसान बनकर रहने में ही श्रेष्ठता व भलाई है। उसे इस कठोर हृदय वाली दुनिया में अपने आप को संभाल कर रखते हुए दूसरों के जीवन को प्रेरित करने का भी कार्य करना चाहिए। इंसान के पास दूसरों के दुख समझने का भाव होना चाहिए ताकि वह दूसरों के दुख दर्द को समझ सके। उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना चाहिए और जीवन में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ जूझना चाहिए। असफलता प्राप्त होने के बावजूद भी संघर्ष करना चाहिए। जीवन में अच्छा कर्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। इसमें सभी की भलाई निश्चित है। नौ, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यह एक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने स्त्री के प्रति समाज की जो हीन मानसिकता है उस पर करारा व्यंग्य किया है। नारी को स्वयं सबला होकर अपनी प्रगति करनी चाहिए। स्वयं के उद्धार के लिए उसे शिक्षित होकर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। प्रस्तुत एकांकी की उमा यह प्रयास करती है और घर पर उसे देखने आए लड़के को और उसके परिवार वालों को खरी खोटी सुनाकर उनकी रूढ़िवादी मानसिकता का पर्दाफाश करती है। उमा के घर पर उसे देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आते हैं। उनके अनुसार लड़की को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उसे सिर्फ घर का काम एवं सिलाई का काम आना चाहिए। पेटिंग, वाद्य बजाना और गाना गाना आना चाहिए। आखिर उसे घर ही तो संभालना है। वे उमा से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उमा गुस्सा हो जाती है और उनके बेटे की असलियत सभी के समक्ष खोलकर रख देती है। इससे अपमानित होकर गोपाल प्रसाद अपने बेटे के साथ वहां से चले जाते हैं। उमा नारी पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करती है। उसके हृदय में स्त्री शिक्षा के प्रति सकारात्मक विचार है। वह स्वयं भी पढ़ी लिखी है। समाज के घटिया विचारों पर प्रहार कर वह समाज के सामने खुद की एक मिसाल स्थापित करती है। दस, ठेस। प्रस्तुत कहानी का प्रमुख पात्र सिरचन है, जो एक स्वाभिमानी कारीगर है। वह अपने परिवार में अकेला है। उसकी पत्नी एवं बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। शीतल पाटी, चिक आदि कारीगरी की चीजें बनाना उसका काम है। आजकल इस काम को समाज में निरुपयोगी समझा जाता है। गांव वाले उसे कामचोर, मुफ्तखोर या चटोर कहते हैं। गांव में किसी को भी उसके कारीगरी की जरूरत होती है तब उसे बड़े प्यार से बुलाया जाता है, उसे खाना पीना दिया जाता है, अन्यथा उसे कोई पूछता नहीं है। लेखक की छोटी बहन मानू पहली बार ससुराल जा रही थी। उस वक्त उसके दूल्हे ने चिक और शीतल पाटियों की मांग की थी, इसलिए सिरचन को लेखक के घर पर बुलाया जाता है। उसे चिवड़ा और गुड़ खाने के लिए दिया जाता है।
लेखक की मझली भाभी उसके सामने बूंदिया सूप में फेंक कर जाती है। तब वह उसके मायके पर व्यंग्य कसता है, जिससे वह रोने लगती है। इस कारण लेखक की चाची को गुस्सा आता है और वह सिरचन को भला बुरा कहकर उसका अपमान करती है। सिरचन इस अपमान को सह नहीं पाता। वहां से उठकर और काम अधूरा छोड़कर सिरचन अपने घर चला जाता है। लेखक मानू को उसके ससुराल छोड़ने जाता है। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी में बैठने के बाद सिरचन अपने साथ सारी चीजें बनाकर ले आता है और मानू को देता है। मानू इसके बदले में उसे धोती खरीदने के लिए पैसे देना चाहती है, लेकिन वह पैसे लेने से इनकार कर देता है। यहाँ पर हमें सिरचन के स्वाभिमानी होने का पता चलता है। ग्यारह, कृषक गान। कृषक गान यह कविता कृषक के जीवन पर आधारित है। कृषक विश्व का पालक एवं अन्नदाता है। यदि कृषक ही नहीं रहेगा तो संपूर्ण विश्व का अस्तित्व ही मिट जाएगा। कृषक हैं, इसीलिए हम सब जीवित हैं। लेकिन आज कृषक मूलभूत सुविधाओं से वंचित और बेहाल है। वह अपना जीवन यापन गरीबी में कर रहा है। उसके पास तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं हैं। आज का समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि वह उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है और उसके उत्थान के लिए प्रयास भी नहीं कर रहा है। कवि किसान का खोया हुआ सम्मान व प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करने हेतु उस पर गीत गाना चाहता है। Great video. Mom. Yes. I found the good channel for study. Great. Like the video, share it to your school friends. Subscribe to it. But what's the channel's name? Wings of Fire Academy.